आप सभी लोग जानते हैं जो भी हमें अभी देख रहे हैं और सुन रहे हैं, मैं पहले तो आप सभी का बहुत शुक्रिया करूँगी हमसे जुड़ने के लिए और नमस्कार। अम, हम जानते हैं कि ये जो वर्ष है इसको हम रेणु के जन्म शताब्दी के तौर पर देख रहे हैं। फणीश्वर नाथ रेणु को हम सभी जानते हैं तो उनका परिचय देने की तो मुझे ज़रूरत है नहीं। तो इस दौरान बहुत से हमारे समालोचक हैं जो रेणु की रचनाओं का पुनर्मूल्यांकन कर रहे हैं, उनको अलग तरीके से देखने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी संदर्भ में आज हमारे साथ एक वरिष्ठ आलोचक हैं, हमारे साथ रोहिणी अग्रवाल जी हैं। रोहिणी अग्रवाल जी करीब काफ़ी समय से, पिछले 20 वर्षों से भी अधिक से हिंदी कहानी की समालोचना में हैं और उन्होंने समकालीन कहानियों में स्त्रीवादी विश्लेषण को काफ़ी महत्व दिया है। इसके अलावा ना सिर्फ स्त्रीवादी बल्कि वो वैसे भी पुनर्मूल्यांकन करती रही, विश्लेषण करती रही, काफ़ी व्यापक विश्लेषण किया उन्होंने कहानियों का, उपन्यास का। तो आज हम रोहिणी जी को आपके साथ लेकर के आए हैं कि हम सिंस उन्होंने हिंदी आलोचना में स्त्रीवादी दृष्टिकोण से भी देखा है कहानियों को, तो स्त्रीवाद और कहानियाँ और रेणु और रोहिणी जी इन सबको मिला करके हम आज कुछ बनाने वाले हैं। सबसे पहले आप लोगों को बता दें कि रोहिणी जी हमारे साथ हैं। मैम, नमस्ते मैम। नमस्कार। कैसी हैं आप? मैं बहुत ठीक हूँ और आज रेणु पर हम बात करेंगे, अपने पसंदीदा रचनाकार पर। तो जी, लग रहा है कि उस समय में खोएंगे और उस समय के साथ साथ हम अपने समय को भी दोबारा से परखने की कोशिश करेंगे। जी। तो शुरुआत करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूँ कि वैसे तो रोहिणी मैम की बहुत सारी किताबें आ चुकी हैं, पर कुछ मुख्य आपको बता दूँ कि आलोचना केंद्रित किताबें हैं, स्त्रीलेखन, स्वप्न एवं संघर्ष, साहित्य की ज़मीन और स्त्री मन के उच्छ्वास, हिंदी उपन्यास का अ, हिंदी पाठ और हिंदी कहानी, वक्त की शिनाख्त और सृजन का राग, ऐसे बहुत सारी किताबें हैं जो आप थोड़ी सी खुद मेहनत करके भी ढूंढ सकते हैं। सब कुछ हम यहाँ से नहीं बताएंगे। तो मैम हम शुरू करते हैं और हाँ हम जी। आज रेणु की जो कुछ चुनिंदा कहानियां हैं उनके ऊपर, उसमें जो स्त्री का परिचय दिया है उन्होंने, उसके ऊपर बातचीत करेंगे ताकि जो हमारे दर्शक गण हैं वो समझ सकें कि रेणु की कहानियों में स्त्रियां कैसे दिखाई गई हैं। और उन चुनिंदा जी। कहानियों का अगर नाम लूं मैं तो हम तीसरी कसम, जो बड़ी फेमस उनकी कहानी है, हाँ हाँ। उसके ऊपर बात करेंगे। लाल पान की बेगम है, नैना जोगन है, कस्बे की लड़की है, पंचलैट है, रसप्रिया है। हम्म। इन कहानियों के ऊपर हम आपसे चर्चा करना चाहेंगे और बात करना चाहेंगे कि रेणु जी ने इन कहानियों में स्त्री के किस रूप को चित्रित किया है। तो सबसे पहले तीसरी कसम कहानी को लेते हैं और मैं जानना चाहूंगी आपसे कि किस तरीके से उन्होंने स्त्री का जो कौन सा वो रूप है जो उन्होंने यहाँ इस कहानी में हम लोगों को दिखाने की कोशिश की, मैम। तीसरी कसम रेणु जी की सिग्नेचर कहानी कही जा सकती है, क्योंकि अगर तीसरी कसम और रेणु दोनों एक दूसरे के पर्याय बन गए हैं। और हालांकि ये कहानी हीरामन की कहानी है, लेकिन इसमें हीराबाई अगर ना होती तो हीरामन भी नहीं होता। तो यह है हीराबाई के संघर्ष की और हीरामन के सपनों की कहानी है। और कहानी पढ़कर हम न्याय नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कहानी का जो एक पक्ष छूटा हुआ था, हीराबाई, उसे रेणु ने जैसे इस कहानी का दूसरा भाग लिखते हुए फिल्म के रूप में पूरा किया है। तो हीराबाई हमें ज्यादा विजिबल, ज्यादा दृश्यमान होती है फिल्म में। तो जब हम हिस्ट्री की बात करेंगे, पहला भाग कहानी, मैं इसे दो भाग में कहती हूँ कि मारे गए गुलफाम दो भाग में रची गई कहानी है, एक लिखित रूप में, एक दृश्य श्रव्य रूप में, एक फिल्म की पटकथा के रूप में जी। बात करते हैं। तो वह पूरी तरह से हमें फिल्म पर फोकस करना होगा। और वहां पर कंपनी की औरत, जिसे वहां लोग पतोरिया पट्टी की स्त्री कहते हैं, जी। और वह पहचान होती है कि वह स्त्री कुलीन स्त्री नहीं है, वह घर परिवार की स्त्री नहीं है,
जिसके साथ सुनिश्चित सुपरिभाषित संबंध बनाए जा सकते हैं। वह स्त्री परिवार की, समाज की चौहद्दियों से बाहर खड़ी कर दी गई एक स्त्री है, जो अपने रिझाकर पुरुषों के समाज में पुरुषों को रिझाकर काम कर रही है। तो इस स्त्री के लिए निश्चित रूप से हमारा परिवार, हमारा समाज, हमारी परंपराएं और हमारी संस्कृति कुलीन स्त्री की तरह इसका महिमा मंडन वो बिल्कुल नहीं करती। उसे देह की तृप्ति के लिए एक औजार मानती है। वह वेश्या नहीं है, लेकिन वह वेश्या के कोष्ठक में खड़ी कर दी गई स्त्री है, जिसके लिए परिवार का सपना, विवाह का सपना लेना एक अक्षम्य अपराध की तरह होता है, जिसकी सेक्सुअलिटी को अपनी मुट्ठी में करने बहुत से लोग आते हैं। और खास तौर पर ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि कहानी में, मारे गए गुलफाम कहानी में जमींदार एक कैरेक्टर के रूप में बिल्कुल भी नहीं है। नहीं है। वह फिल्म में है, फिल्म में है, और फिल्म में उसका होना एक खलनायक के तौर पर होना है। और वो जो प्रेम की हल्की सी बहुत मासूम सुगबुगाहट हमें हीरामन और हीराबाई के बीच में कहानी में तैरती हुई हवा पर अदृश्य तरंगों पर सवार दिखाई देती है, जो झरने की तरह बह रही है, जो हमें गुदगुदा रही है, वह एक मध्यम मध्यम मीठी मीठी आंच बनकर फिल्म में आ रहा है। और उस आंच को बेदर्दी से बुझाने की भूमिका पूरी की पूरी विक्रम, जमींदार विक्रम के ऊपर है, क्योंकि इसके माध्यम से रेणु की बहुत बड़ी खासियत है, वो समाज की बात करते हैं, लेकिन सामाजिक यथार्थ को पेनिट्रेट करने का दावा नहीं करते। प्रेम की कहानी रख रहे हैं, मूवमेंट की कहानी। उनके यहाँ पल बहुत महत्वपूर्ण है, उनके यहाँ ज्यादा महत्वपूर्ण है। ऐसे लगता है कि जैसे समाज बहुत बैकड्रॉप में चला गया है, लेकिन समाज की कुत्सित व्यवस्थाओं को वो उद्घाटित करते हैं। इस कहानी में जब हीराबाई, हीरामन और विक्रम का त्रिकोण बना रहे हैं, तब ऐसे लगता है कि वो पैट्रियार्की को चैलेंज कर रहे हैं, पितृसत्तात्मक व्यवस्था को। किस तरह से यौन शुचिता की अवधारणा आई है, किस तरह से एक बाहर, घर की चौहद्दी से बाहर धकेल कर समाज में पेशा अपनाने के लिए बाध्य नहीं बसाया जा सकता है। हमारी पितृसत्ता जो एक आचार संहिता बना रही है, डू एंड डोंट्स का जो निर्माण कर रही है, वह बहुत ज्यादा पक्ष वो एकदम विजिबल होकर, एकदम दृश्यमान होकर यहाँ इस कहानी में हीराबाई की वेदना में दिखाई पड़ता है। जब फिल्म में वो कहती है, हम लैलाबाई का पार्ट तो कर सकती है, पर जिंदगी में हम लैलाबाई नहीं बन सकते। हमें प्रेम का अभिनय करना सिखाया गया है, लेकिन प्रेम हमारे लिए नहीं है। तो इस कहानी प्रेम के सपने की और प्रेम को की प्रवंचना की कहानी कहती हूँ, जो हमें पितृसत्तात्मक व्यवस्था को एक नए एंगल से, एक नए कोण से समझने की एक संवेदना देती है। जी, तीसरी कसम में आपने बताया कि जो पितृसत्तात्मक समाज था, उसको उसमें जिस तरीके से स्त्रियाँ रह रही थी उस समय, और जो एक कंपनी की औरत का जो इम्प्रेशन था उस दौरान, या उनका जो जीवन था, उसको उन्होंने बड़े ही खुले तौर पर दिखाया है। और हम तीसरी कसम को अगर पूरी तरह से देखना चाहें, या तीसरी कसम में स्त्री का परिचय लेना चाहें, तो हमें कहानी और फ़िल्म दोनों देखनी चाहिए। तो अब मैम तीसरी। बिल्कुल। जी, जी। ये तीसरी कसम में आप देखिए, कंपनी की, दो तरह की कंपनी की स्त्रियों की बात की गई है। जी। एक वो इस मेले में, और इससे पिछले साल वह कंपनी की जिस सवारी को लेकर जा रहा है, वह बाघ है, शेर को लेकर जा रहा है। जी। और और बाघ को ट्रेन करने वाली स्त्री, हाँ। उसकी वो यहाँ चर्चा बार बार कर रहा है। जी। और वो ये कहता है, और वो चाहता है कि वो हीराबाई को जमाने की नजर से बचा कर रखे, क्योंकि जी। यहाँ पुरुष की वो पजेसिव शख्सियत के बारे में भी बहुत मासूमियत से इशारा कर रहे हैं रेणु, कि जी। किस तरह से प्रेमिका, उससे संबंधित स्त्री को लोग बाग देखें, उसे बस वह सिर्फ अपने लिए सुरक्षित रखे। तो वह पॉजिटिवनेस का भाव, प्रेम के भाव के अंकुरण के साथ जैसे जैसे बढ़ता जाता है, वो और भी ज्यादा उसके लिए उसकी सुरक्षा करने की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेता है। और वो कहता है कि तुम ये छोड़ दो,
सर्कस क्यों तुम ये नहीं काम ज्वाइन छोड़ करें? दो, जी। तुम सर्कस कर लो, वहां कोई कुछ नहीं कहेगा तुम्हें। अभी तो मेले में जब वो नाच देखते हैं तो लोग कितना हंगामा करते हैं, वो कितना कहते हैं ये पतुरिया है, तुम्हारे बारे में अंट संट बोलते। जी। तो यहाँ स्त्री के सशक्तिकरण की बात उन व्यवसायों में है जो व्यवसाय पुरुष का रंजन नहीं करते। जो स्त्री सशक्त तब हुई है जब उसके हाथ में कमांड है, चाबुक है, वर्चस्व है। तो यह एक बहुत बड़ा पॉइंट है सोचने के लिए कि पुरुष स्त्री को परतंत्र भी कर रहा है, स्वतंत्र स्त्री सिर्फ उसी स्वतंत्र स्त्री को वह अंगीकार कर रहा है जो उस पर शासन कर सकती है। प्रेम में कहीं ना कहीं वल्नरेबल स्त्री का बिंब ही हमारे सामने प्रस्तुत है। जी मैम, और अब हम अगर उनकी दूसरी कहानी लाल पान की बेगम पर चलें, तो वहाँ जो मेन किरदार है, जो मुख्य किरदार है बिरजू की माँ का, उस किरदार के माध्यम से उसका उस किरदार का जो उल्लास है या उसका जो दुख है, उसको किस तरीके से रेणु ने चित्रित किया है लाल पान की बेगम में? और यह कहानी कविता है। मुझे लगता है कि रेणु जब अपनी तुलिका उठाते हैं तो वो या तो पेंटिंग करते हैं, और ऐसी पेंटिंग जिसमें म्यूजिक के, संगीत का नाद मिला हुआ है, तो उनकी बोलती हुई गाती हुई पेंटिंग्स होती है। और जब मैं ये कहानी पढ़ती हूँ तो मुझे लगता है कि बिरजू की माँ कौन है। अचानक याद आता है कि सिरचन थे इस कहानी का नायक। सिरचन, मुझे लगता है अगर सिरचन का स्त्री संस्करण तैयार कर दी की माँ बनेगी। पल में तोला पल में माशा, पल में अगिया बेताल, पल में सब कुछ अपना अर्पण कर देने वाली। तो असल में रेणु के यहाँ, मैंने जैसे पहले भी बताया, एक पल, एक मूवमेंट, एक मनोवृत्ति, एक उच्छ्वास, एक भाव, एक तरंग, ये चीजें महत्वपूर्ण है। और इसके माध्यम से वो उस अपने नायक नायिका की, अपने पात्रों की मासूम इनोसेंस, निश्चलता, निष्कपटता, इसे एक मूल्य के रूप में वो अपनी रचनाओं में उकेरते हैं। और जब एक निष्कपट मासूम नायक नायिका उनके यहाँ आती है तो उसके साथ बहुत सी चीजें साथ साथ आती हैं। राग, उल्लास, उत्साह, परोपकारिता का भाव, विश्वास आता है, एक कम्युनिटी की फीलिंग आती है। और उसमें गालियां भी आती हैं, उसमें ईर्ष्या भी आती है, उसमें उलाहने, ताने, शिकने भी आती है। लेकिन क्योंकि वो एक पल के साथ बंधी हुई है तो अगला पल बिल्कुल एक अलग चीज के साथ आएगा। तो यहाँ कुछ भी स्थायी नहीं है, यहाँ स्थायी है सिर्फ लाल पान की बेगम कहानी में स्थायी है मनुष्यता, स्थायी है पारस्परिक विश्वास, स्थायी है संबंधों को आगे लेकर जाने की एक जिद, एक जिजीविशा, स्थायी है अपने समय का एक मॉन्यूमेंट बनने का एक बढ़ा चढ़ा भाव। तो इसीलिए वो पल में तोला पल में माशा हो रही है, तो हमें दिखता है कुछ भी स्थायी नहीं है। और इसीलिए देखिए वो बदमाश बिरजू, उसे तो ना तो गुड़ मिला है ना शकरकंदी मिली है। और वो एकदम जब वो टोप सिर पर रखता है कि मिलिट्री का टोप है, जब कड़ाई सिर पर रखकर आता है और इस पर डंडे मारो तो भी कुछ नहीं होता, वो चुहल करता है। लेकिन उसे किस तरह से चूहे की तरह बिल में दबा दिया जाता है उसकी उत्तेजित क्रुद्ध माँ द्वारा। और जब बिरजू की माँ खुश होती है क्योंकि उसका पति बैलगाड़ी लेकर आ गया है, गाड़ी लेकर आ गया है और अब वो मेला जा सकती है, तो किस तरह से बिरजू अपनी बिल से बाहर आ रहा है और वो कहता है कि ब्लैक मार्टिन में मैंने 5 शकरकंदी खाई थी। तो वह भी जानता है कि उसकी माँ का स्वभाव बहुत बुरबुरा है। और फिर किस तरह से जंगी की पतोहू एक खलनायिका के रूप में हमारे सामने आती है जैसे ही कहानी खुलती है। कितने ताने, और आप देखिए अतीत को उधेड़ती है। तो सर्वे सेटलमेंट वाले आए थे और उसके बहाने उसके चरित्र हनन किया जा रहा है। रात को, चौपहर रात को भक भक बत्ती जलती है, पेट्रोमेक्स की लाइट, और वो पेंसिल शू वाले
जूते पहनकर हाकिम आता था घोड़े की तरह, यानी पूरी तरह से चरित्र हनन। और वो ये नहीं है कि विस्परिंग में, फुसफुसाहटों में, एकदम गला खोलकर पूरे के पूरे गांव में इसका चरित्र हनन किया जा रहा है, लोग हंस रहे हैं। लेकिन उसी जंगी की पतोहू को वो जाते हुए आवाज देकर बुलाती है कि आओ ना, गाड़ी में बहुत लोगों की जगह है। अपनी जिस बेटी को वो कहती है चंपिया को कि तेरे को कि तू सलमा के गीत गाती है, उसी चंपिया को गाड़ी में बैठकर कहती है कि तेरी मास्टरनी यहाँ बैठी है जंगी की पतोहू, तो उससे क्या डरना, तुम चारों मिलकर, लरैना की बीवी, चंपिया और जंगी की पतोहू और सुनरी, ये वो कहते कि तुम चारों मिलकर सलीमा के गीत क्यों नहीं गा रहे हो। तो वह उमंग में है, उस समय के पल को वह उत्साह से जी लेना चाहती है। तो एक आम मनुष्य चल रहा है जिसके मन में कोई ईर्ष्या द्वेष नहीं है, जिसके मन में सत्ता का वर्चस्व तो एटलीस्ट नहीं है, जो पितृ सत्ता में है, पावर पॉलिटिक्स, वो इन कैरेक्टर्स के पास बिल्कुल भी नहीं है। और इसीलिए ये चरित्र हमारे अंदर तक धस जाते हैं। और आज भी हमें लगता है कि हमारे समाज में ऐसे चरित्र क्यों नहीं है, और ये चरित्र हमें अपने भीतर झांकने को मजबूर करते हैं कि हम ऐसे चरित्र क्यों नहीं बन सकते। हमने अपनी कोमलता को, अपनी तरलता को, अपनी स्वप्नशीलता को क्यों, तो जब पढ़ती तो मैं इसके रस में भी डूबती हूँ, और इसके रस से बाहर निकलकर कि कोई प्रजाति, मनुष्य की कोई प्रजाति या मनोवृत्ति लुप्त नहीं होती, उसे हम अपनी सुविधा के लिए लुप्त कर देते हैं। तो रेणु की कहानियां मुझे आंख खोलकर अपने को और अपने समय को पढ़ने वाली कहानियां भी लगती है, और इसीलिए वो एक बहुत बड़े कथा शिल्पी के रूप में मेरे सामने आते हैं। बहुत अच्छे से बताया आपने। अब अगर हम अगली कहानी पंचलाट पर चलें, तो क्या हम पंचलाट को प्रेम कहानी की झलक के तौर पर देख सकते हैं, और क्या हम ऐसा देख सकते हैं कि किस तरीके से स्त्री पुरुष का जो प्रेम है उसके बीच में पंचों की, या कहें कि मेल, जो प्रोमिनेंट मेल मेंबर्स है, क्योंकि पंचों में महिलाओं की तो कोई भूमिका होती नहीं थी, तो उसके बीच में, वो पंचों के बीच में किस तरीके से स्त्री पुरुष का प्रेम है वो दब रहा है, इसको हम पंचलाट में कहीं किसी तरीके से देख सकते हैं क्या? कहानी नहीं थी, प्रेम की राजनीति करने वालों की कहानी लगती है। इसका रूप हमें, वो जो पंचायत थी, वो हमें आज खाप पंचायतों के रूप में देश में दिखाई पड़ती है, जिसमें हमारा हरियाणा का भी एक खास भूमिका है। दरअसल वो कहानी, फिर से मैं ये कहूंगी कि खूबसूरत कहानी है, कविता है और भोलापन है। पेट्रोमेक्स लेकर आ रहे हैं, उसे जलाना नहीं आता, और दूसरी बिरादरी वाले क्यों आकर जलाएं, उससे हमारी हंसी होगी में जैसे आ सकता है। पता चलता है गोधन है। गोधन कौन? जिसको हमने जाति बहिष्कृत कर दिया है। अब यहाँ पर जब अचानक बहती जा रही है कहानी, वहां पर बीच में एक पंक्ति डालते हैं रेणु। अगर हमने उसे पकड़ लिया तो रेणु की कहानी बिल्कुल गहराई में जाकर एक नए अर्थ देने लगती है। अगर हम उस चीज को नहीं पकड़ते तो हम प्रवाह में बहकर कहानी से आनंदित होते हैं। तो जब ये सारी प्रक्रिया चल रही है विचार मनन की कि कौन चला बाहर, क्योंकि वो गुलरी काकी की बेटी मुनरी को देखकर सलीमा के गीत गाता है। अब ये देखिए कि उस समय फिल्मों ने किस तरह से हमारे समाज को, देहाती समाज को प्रभावित किया था, और किस तरह से वो, क्योंकि समाज को एक तरह से उन्मुक्त स्त्री पुरुष संबंधों के बारे में बता रहे थे, तो पहरेदार कितने बड़े बड़े खड़े हो जाते। सिनेमा के गीत गाना यानी प्रेम की सार्वजनिक अभिव्यक्ति करना, यह एक बहुत बड़ा अक्षम्य दंड कहानियों में, और यह हमें मैलांचल की कमली में भी दिख रहा है। तो इसको लेकर सोसाइटी किस तरह से एक पुलिस की भूमिका में आती है, उसका चित्रण यहाँ हुआ है कि इसीलिए उसका हुक्का पानी बंद किया। लेकिन अगली पंक्ति में कहते हैं कि फिर वो दूसरे गांव का लड़का, और पंचों को तो पूछता ही नहीं है, उन्हें पान सुपारी खाने के लिए कुछ देता नहीं है। तो यहाँ एक दबा हुआ पक्ष जो स्त्री पुरुष संबंधों से परे जाकर
जो सत्ताधारियों के अहंकार को, उनकी अपेक्षा की उम्मीद, हमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिलता जाए, थोड़ी सी रिश्वत, थोड़ी सी डालियां, ये मिलती जाए। और जहां ये नहीं मिलती वहां हमारे अहंकार पर चोट लगती है, वर्चस्व पर चोट लगती है कि गोधन हमारे वर्चस्व को नहीं स्वीकार कर रहा है। पंचायत की सबसे बड़ी जो चोट है पंचायत पर पहुंची है वो यही है कि वह डिफाइंट के रूप में, एक प्रतिरोधी स्वर के रूप में दिखाई पड़ रहा है, और बहाना वो उसके प्रेम का लेते हैं। इसीलिए वो कहते हैं कि जब मानिक है, और पंचायत की इज्जत बचाने के लिए वो उनके उसके जाति के बंधन, उसके जाति बहिष्कृत होने के बंधन को हटा लेते हैं। तो इन दोनों चीजों को हम साइड बाय साइड रखकर देखें तो ये कहानी बहुत खूबसूरती से बता रही है कि किस तरह से स्त्री की प्रेम यानी स्त्री की स्वतंत्रता और स्त्री की यौनिकता यानी विवाह संबंध की शुचिता को बरकरार रखने के लिए हमारी पंचायतें आज भी सत्ता का नाव को वह स्त्रियों पर लाद रही हैं। और जहां उनके अपने वेस्टेड इंटरेस्ट, उनके अपने निहित स्वार्थ आड़े आते हैं, वहां वो अपने फैसलों को भी रिवोक कर देते हैं, उन्हें खत्म कर देते हैं। तो यानी यहाँ स्त्री को उन्मुक्त ना करना, यह कहीं एक बहुत बड़ा खेल खाप पंचायतें खेल रही है, क्योंकि वो नई पीढ़ी के रूप में अपने हाथ में इस्तेमाल किए जाने वाले मोहरों को ही बड़ा करना चाहिए। और अगर मैम हम नैना जोगन की बात करें, तो नैना जोगन जो जिन अभी 3 कहानियों की हमने चर्चा की, उससे नैना जोगन के जो पात्र हैं, वो किस तरीके से भिन्न है? नैना जोगन बिल्कुल अलग तरह की कहानी है, और यहाँ पर संगीत खत्म हो गया है, यहाँ कविता नहीं है, दृश्य है, लेकिन लपटे उठ रहे हैं। ठीक। यहाँ अगर मैं बिंब में बांधूं तो नैना जोगन या भैरवी है, और वो एक सशक्त स्त्री के रूप में हमें कि वो अपनी स्त्रियों को पृष्ठभूमि में रखती है, पुरुष सामने होता है, उसका बाय द वे रेफरेंस दिया जाता है, वो आती है लेकिन अपना पूरा स्थान नहीं घेरती। और नैना जोगन तो शीर्षक से ही अपने स्थान की मुनादी करती हुई आ रही है। और उसकी गालियां तो उसकी विषदंत कहे गए हैं, किसी फाड़ने की किसी में ताकत नहीं है। और अपनी गालियों के बलबूते पर कहते हैं 11 साल में इन माँ बेटी ने 15 एकड़ जमीन कब्जा कर ली, और इनका चरित्र भी दमन की ठीक वही की वही प्रक्रिया अपना रहे हैं। लेकिन रेणु की कहानी में यह उसका बाहरी परिचय। नैना की गालियों को बहुत ज्यादा किया जा रहा है कि गालियों को लिखा भी नहीं जा सकता, लेकिन नैना जोगन के माध्यम से रेणु एक बहुत ही खूबसूरत उपमा उसको देते हैं कि नैना जोगन को नाम चाहे मैंने दिया है रत्नी, रत्नी नाम से मैंने उसको नैना जोगन कहा है, लेकिन वो भवानी नहीं है, वह तो सरस्वती है। क्योंकि इस व्यवस्था के विपरीत संरचना के स्त्री पीड़क स्वरूप को वह बहुत ही मार्मिक ढंग से उजागर कर रहे हैं। वह कहती है कि क्या मैं अछूत हूँ, क्या मैं वैश्य हूँ, क्या मैं घृणित हूँ, तो क्यों मुझसे सब दूर दूर भागते हैं। और पूरी कहानी को जब पढ़ते हैं तो उसका एक ही तो कसूर दिखता है। 7 वर्ष की उम्र में उसकी माँ जिस वृद्ध महाशय के, धनी वृद्ध महाशय की हवेली में काम कर रही थी, रत्नी को अपनी यौन शोषण का शिकार बनाना चाह रहे थे, और रत्नी उसका सार्वजनिक खुलासा करती है, और वह मुकदमा भी कर रही है, कोर्ट कचहरी भी करती है रत्नी और उसकी माँ। तो वह स्त्री जो अपनी अस्मिता के लिए, अपने आत्मसम्मान के लिए, अपने अधिकारों के लिए अकेले लड़ सकती है, खूंखार ढंग से लड़ाई लड़ सकती है, और दबंग पुरुष समाज को पटकनी दे सकती है, उससे तो निश्चित रूप से समाज घृणा करेगा। यह कहानी नैना जोगन, यह घृणित स्त्री की कहानी नहीं है, एक स्त्री को घृणास्पद बना दिए जाने की कहानी। अब देखिए, वह माधव बाबू जो नरेटर है,
उनसे वो बार बार उन्हीं से वो पंगा ले रही है। उनके बर्तन चोरी हो गए, उनकी चीजें चोरी हो गई, उनके खेत में जाकर जो नए बाग लगाए हैं, उन्होंने बाग में पौधे उनको उखाड़ रही है, क्योंकि वो चाहती है कि वो मैदान में आए ना, दो दो हाथ हो जाए, बातचीत तो हो, तब वह घाव दिखाएगी कि तुमने मुझे। वो रोती नहीं है, लेकिन पूरा का पूरा प्रकरण जैसे वो फूट फूट कर रो रही है, और वह पूछ रही है कि तुम्हारी माँ और मेरी माँ तो एक ही रही है ना, मेरी माँ मेरी बायोलॉजिकल माँ है, और मेरी माँ का तुमने 5 साल दूध पिया है, तो एक संबंध है, तो वो संबंध कहाँ गायब हो गया? गांव की राजनीति क्या मनुष्य के संबंधों को निगल सकती है? एक बड़ा सवाल नैना जोगन में उठाया जाता। फिर जब गांव वालों मेरा अपमान कर रहे थे, देख रहे थे, फिर उसके बाद उसको परेशानी ये है कि जब मेरा ब्याह नहीं हो रहा था, तो ये जो गांव एक कम्युनिटी फीलिंग के लिए जाना जाता है, जो समाज में कम्युनिटी फीलिंग है, सहभागिता, पारस्परिकता का भाव, तुम लोगों ने क्यों नहीं मेरा विवाह रचाने की कोई कोशिश की? और जब मेरी माँ ने जबरा विवाह मेरा कराया, तो उसके बाद में 2.5 साल से मैं बांझ हूँ, तुम क्यों नहीं मेरा इलाज कराते? और हम देखते हैं कि कहानी के अंत में वो नैरेटर के साथ पटना जा, तो यह कहानी एक सशक्त स्त्री से भयभीत समाज की, पुरुष समाज की भी कहानी है, जो स्त्री का दैहिक शोषण तो कर सकता है, लेकिन उसके अधिकारों के साथ नहीं खड़ा हो सकता है, उसको एक मनुष्य का दर्जा नहीं दे सकता है। क्योंकि आज भी कहूँ, हमारे उस समय के समाज की तो बात ही छोड़िए, आज के भी हमारे भारतीय समाज में स्त्री रोती हुई अच्छी लगती है, स्त्री अबला ही अच्छी लगती है, स्त्री सौंदर्य के मानकों पर शेरनी स्त्री किसी को पसंद नहीं आती है। और फेमिनिज्म के खिलाफत का कारण ही यही है कि वह स्त्री नैना जोगन हो जाती है, जो आईना दिखाती है समाज को। तो यह उनके अलग मिजाज की एक बहुत ही सशक्त कहानी। और मैम, रसप्रिया की जो रमपतिया है, हालांकि रमपतिया बहुत बैकग्राउंड में है, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? रमपतिया, मुझे लगता है कि अगर हीराबाई को रेणु अपनी किसी कहानी में कसक को अभिव्यक्त करते, चित्रित करते, तो वह रमपतिया जैसी ही होती। हीराबाई तो चली गई ना स्टेशन से, उसको थैली देकर और एक दुशाला देकर, कि तुम इसे, ये पैसे है, तुम एक दुशाला खरीद लेना। अपने प्रेम को थोड़ा सा बस संकेत देकर वो लुप्त हो गई है, लेकिन उस प्रेम को कैसे कलेजे में सहेज कर रखा है, और उसके अंश को मोहना, अब कहानी ये कि मोहना कौन है? रमपतिया का बेटा तो है, लेकिन पिता कौन है? क्या पिता नंदू बाबू है, कमलपुर के नंदू बाबू है, या उसके पिता पंचकौड़ी है, मृदंगिया? जी। लेकिन कहानी संकेत दे देती है, जब रमपतिया बार बार कहती है कि तुमने मेरा सर्वनाश किया है, तुमने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा है, और उसके बाद बार बार उससे मिलने आती है, तो कहीं वो उसे बताना चाहती है, लेकिन वो बता नहीं पाती है, तो उसकी वजह से तुम्हारा अंश मेरे गर्भ में पल रहा है। और इसीलिए आनंद फानन में हम जानते किस तरह से अयोध्या दास से उसका विवाह भी रचाया जा रहा है। तो वह रमपतिया प्रेम, पंचकौड़ी के प्रति अपने प्रेम को किस रूप में अभिव्यक्त कर रही है? वह अपने पुत्र मोहना को हूबहू पंचकौड़ी जैसा बना रही है, उसे पंचकौड़ी के बारे में भी बता रही है, पंचू मृदंगिया के बारे में भी बता रही है, वो ऐसा था, उसकी तुम्हारे दाएं हाथ की उंगली टेढ़ी हो गई है, जो बातें उसके मन में, उसकी अपनी घृणा, घृणा का उफान, उसके अपने प्रेम का उफान। प्रेम में व्यक्ति क्या करता है? प्रेम में आप जिसके प्रति अनुरक्त है, दिन रात उसी का चिंतन मनन तो होता है। अभिज्ञान शाकुंतल में शकुंतला के ऊपर जो कहर टूटा था अभिशाप के रूप में, वो इसीलिए तो ना, कि वो निमग्न रहती है प्रिय की याद में और उसे होश नहीं है। तो रमपतिया की यादों से निर्मित है, और उसकी अभिव्यक्ति हमें मोहना के रूप में हो रही है। तो वह
प्रेम में पगी हुई, प्रेम प्रवंचिता स्त्री का एक रूप हमारे सामने रखती है। देखिए, दो चीजें एक साथ है, वो प्रेम प्रवंचिता भी है और जिसने उसे प्रेम में प्रवंचना अनुरक्त भी है। तो यह एक आधुनिक स्त्री का विलोम रचने वाली एक स्त्री है, जो अपने प्रिय के साथ में उसके सामने नहीं आ रही है, लेकिन पूरी कहानी में आप देखिए इतने खूबसूरत भावना से कहा गया और वो चला गया है। पांचू वो अब रमपतिया का सामना नहीं कर सकता है, लेकिन जब वो माँ बेटा दोनों बात कर रहे हैं, पांचू की अनुपस्थिति में मोहना और रमपतिया बात कर रहे हैं, तब पांचू वहां उपस्थित हो जाता है। धा तिंग तिंग धा, उसकी दूर से जो मृदंग की आवाज आ रही है, वह आकर किस तरह से जैसे उसके प्रेम पर पुष्टि की, समर्थन की और प्रगाढ़तर होते चले जाने के भाव की जो मोहर लगा रही है, वह इस कहानी में दे रही है। तो मैं इसे एक बहुत ही खूबसूरत, कोमल, मर्मस्पर्शी प्रेम कहानी कहूंगी, जिसमें एसिड अटैक वाली राजनीति नहीं है, जिसमें प्रेमी को धता बताकर अपना करियर बनाने की आकांक्षाएं भी नहीं है। यहाँ एक साझे प्लेटफॉर्म पर जमाने भर की दूरियों के बीच भी अपने भीतर की एक कोमलता को, तरलता को सींचने के सपने। और मैम, कस्बे की लड़की भी रेणु की एक बड़ी लोकप्रिय कहानी रही है। उनके पात्रों के ऊपर आपके क्या विचार है? कस्बे की लड़की का मिजाज रेणु की कहानी का मिजाज नहीं है। ये बार बार पढ़ती हूँ तो मुझे लगता है, अगर रेणु का नाम ना हो तो शायद मैं इसे रेणु की कहानी भी ना मानती, क्योंकि रेणु को हमने पूरी तरह से गांव की गंध के साथ जोड़ा हुआ, मिट्टी की गंध। रेणु की कहानी पढ़ती है तो वो धान की बालियां आती है, पाट आता है, पाट की खेती, पगडंडियां, बैलगाड़ियां, है ना, और संगीत आता है, कभी मृदंग, कभी ढोलक, यानी फोक लोक आता है। कस्बे की लड़की में शहर है हजारीबाग, और यहाँ पर इनोसेंस तो है, वो लड़की यहाँ इनोसेंस के साथ साथ यहाँ कुटिलता को भी उन्होंने बुन दिया है। ये जो सरोवरीय पात्र, वह बहुत मासूम भी है, वह बहुत कुटिल भी है। रेणु की खासियत रही है, वो अपने पात्रों की इन कहानियों में उनके वेशभूषा के बारे में, उनके शारीरिक गठन के बारे में, उनके रंग रूप के बारे में वो नहीं बताते हैं। नहीं बताते। लाल पान की बेगम को बाद में उसके टीका के रूप में बताते हैं, क्योंकि वो खास है कि वो जब वो कहती है हाँ मैं हूँ लाल पान की बेगम, और अपनी वो शादी की साड़ी और लाल टीके को देखती है, वो वहां एक पर्पस के साथ आता है, लेकिन उसकी आकृति प्रकृति का परिचय कहीं भी नहीं है, नैना जोगन का भी नहीं है। लेकिन इस कहानी में वो पूरी तरह से सरोजनी की आकृति और प्रकृति दोनों के बारे में बता रहे हैं, और वह उसे एक बहुत ही कुरूपा स्त्री के रूप में दर्ज कर रहे हैं। वह मझोले कद की है, दोहरे बदन की है, घोर श्याम वर्णा है, चलते हुए थोड़ा सा लचक कर चलती है, बात करती है तो बात करने से पहले है की ध्वनिया करती है, रहती है, और वो होंठ हमेशा गीले रहते हैं। सिर्फ यही नहीं, एक कुरूपा स्त्री को कुरूपा ढंग से ही नहीं बताते, बहुत से लोगों के टिप्पणियों के माध्यम से भी वह उसके कुरूपता को और भी ज्यादा उजागर करते हैं। जैसे वह गई है रेस्टोरेंट में काला जाम खाने, काले जामुन खाने, तो वहां उसके साथ प्रियव्रत को देखकर लोग कहते हैं काला जाम और सफेद चमचम। तो यह जो कमेंट्स हैं, उसी तरह से जब वो क्या उसको देखकर चीखती है, अरे बाइसन कहाँ से आ गया, बाइसन बाइसन, काला भैंसा, अरना भैंसा। तो यह जो कमेंट्स है, उसकी कुरूपता को शार्पन करने के लिए, स्ट्रेंथन करने के लिए की गई लेखकीय युक्तियां। लेकिन इस कहानी में लेखक ने परिवेश से ध्यान हटाकर उसके भीतर अंतर मन में घुसे हैं वो पहली बार, और वो देखती है कि एक स्त्री वह कुरूपा है तो क्या हुआ,
उसके भीतर भी घर बसाने की, प्रेम करने की, लड़के आदर, मान, प्यार पाने की इच्छाएं तो है ना। यदि एक एक काली स्त्री है, तो क्या कालापन एक स्त्री के नैसर्गिक अरमानों को खत्म कर लेगा? मैं जब ये कहानी पढ़ती हूँ तो मुझे राजेंद्र यादव का एक छोटा सा उपन्यास है, अनदेखे अनजानपुर, उसकी निन्नी की याद आती है। और फिर पूरी कहानी बताती है कि किस तरह से, देखिए वो जहां जहां भी जा रही है, वो कहती है प्रियव्रत से कहती है कि लल्लन तुम मेरे साथ थे, इसलिए आज उसने मुझे मीठी गोलियां नहीं दी दुकानदार ने। आज मैं वहां गई, शिक्षक संघ में गई, तो उन्होंने मुझे वहां नहीं किया, उन्होंने मुझे ज्यादा एंटरटेन नहीं किया, क्योंकि वहां पर वो जाती बार बार इसलिए है कि लोग उसका फायदा उठाते हैं, उसके साथ स्पर्श करते हैं, और उसे स्पर्श सुख चाहिए, उसकी देह मांग रही है स्पर्श सुख। वह काम विकृतियां धीरे धीरे हमारा समाज स्त्री और पुरुष में विकसित कर रहा है, और यह कहानी कहीं उसको खींच रही है। और हम देखते हैं कि वो जब बग्घी में है या रिक्शा में है, लल्लन के साथ सच कर बैठी हुई है। उसका यह सच कर बैठना कहीं उस स्पर्श सुख का आनंद लेना है। लेकिन नेशनल पार्क में जाकर वह कहती है कि नेशनल पार्क में इंसान खूंखार नहीं होता, इंसान के भीतर का देवता भी जाग जाता है। तब उसे लगता है कि मैं जो लल्लन के साथ इतना आगे बढ़कर इसकी देह को का सुख पाना चाह रही थी, यह मेरी गलती है। और उस समय अब देखें कि लल्लन का कमेंट आता है कि यह मुझे सर्वांग सुंदरी लगी। काले चाम पर, स्थूल देह पर भी आ सकती है, क्योंकि सुंदरता के मानक हमें बदलने होंगे। या दैहिक सुंदरता सुंदरता है, या स्वभावगत सुंदरता सुंदरता है। और आज हम देखते हैं जिस तरह से विदेशों में रेसिस्ट आंदोलन फैला हुआ है फ्लॉयड की हत्या के बाद से, तो उस समय तो ये कहानी और भी ज्यादा मानीखेज हो जाती है कि सौंदर्य की बंधी बंधाई, वही नक्शिक वर्णन और नायिका भेद वाली ही टिप्पणियां क्यों ज्यादा मानी। तो मुझे ऐसा लगता है मैम कि स्त्री जो रेणु की किताब की रचनाओं में जो स्त्रियों का चित्रण किया गया है, कहीं ना कहीं वे पात्र आज भी प्रासंगिक हैं। हम उन्हें पूरी तरह से नहीं कह सकते कि ये हाँ, रेणु के दौर के पात्र हैं। बिल्कुल। साहित्य की यही तो खूबसूरती है कि वो जो पीछे समय को छोड़ता है वो छूटता नहीं है, वो समय हमारे समय की धारा में घुल मिलकर समय को अखंड स्वरूप दे देता है। तो मैम मैं चलते चलते एक दो आखिरी के सवाल पूछना चाहूंगी। पहला तो हाँ ये जी। कि व्यक्ति के रूप में जब रेणु का दौर था, तो उस दौरान महिला को, स्त्री को व्यक्ति के दौर में रूप में क्या पहचान मिल रही थी? अगर मिल रही थी तो हमने देखा अभी कंपनी की औरत जब है, या घरेलू है, या नैना जोगन जिस तरह की स्त्री है, हाँ, तो हाँ। कहीं ना कहीं तो उसको एक व्यक्ति की पहचान मिल रही थी। पर क्या पूरी तरह से स्त्री को हटाकर एक व्यक्ति की पहचान की शुरुआत क्या हुई थी उस दौरान? यानी जहां तक मैं समझी, आप ये कहना चाह रहे हैं कि जेंडर डिस्क्रिमिनेटिंग सोसाइटी में उसकी जेंडर आइडेंटिटी के अतिरिक्त उसकी एक मानवीय पहचान क्या जी। बनी। जी। यही संघर्ष तो कब से चल रहा है, सही बात है। की कोशिश कर रही है। और उस समय की जो तीन महत्वपूर्ण रचनाकार थी, मन्नू भंडारी, उषा प्रियमवदा और कृष्ण सोबती, जी। उनकी रचनाओं में लड़ाई तो स्त्री फोर फ्रंट पर है। उनकी रचनाओं में स्त्री नायिका के रूप में पूरा का पूरा सारा स्थान स्त्री अधिग्रहित कर रही है, क्योंकि अपनी नायिकाओं के माध्यम से वो अपने समय की संवेदना और अपनी जिद को, अपने संघर्ष को डाल रही हैं वो लेखिकाएं। तो उनकी लड़ाई भी तो इस पितृसत्ता से लड़ने में है, इस पुरुष ग्रंथ की श्रेष्ठता करने के लिए स्पेस चाहती हैं, वो चाहती है अपना मित्र समझिए। लेकिन देह को एक ग्रंथ की तरह हमारे दिमाग में इतना बिठा दिया गया है कि स्त्री के देह के अतिरिक्त उसके पार देखने की दृष्टि आज भी नहीं जा रही है। और आप देखिए, कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर वो बॉयज लॉकर रूम का कितना बड़ा जी। वो उसकी जो चैट लीक हुई थी, तो जी। कितना बड़ा इशू आया था। मैम आखिरी सवाल है कि रेणु का दौर हम कह सकते हैं कि कहानियों का दौर था, उपन्यासों का दौर था, तो उस उनके जो समकालीन कथाकार थे,
वे किस तरह की रचनाएँ रच रहे थे? रेणु नई कहानी आंदोलन के एक बड़े कहानीकार रहे हैं और उनके समय में उन्हीं की तरह ग्रामीण परिवेश को लेकर लिखने वालों में मार्कंडेय और शेखर जोशी अ, है। लेकिन उसके अतिरिक्त जो ग्रामीण परिवेश से अतिरिक्त महानगरों, नगरों और कस्बों को लेकर लिखने वालों में उनका जो हिस्ट्री का चित्रण है, वो बिल्कुल अलग तरह का है। अ, हाँ, मैम आपका बहुत-बहुत शुक्रिया आपने हमें रेणु की कहानियों में जो स्त्री पात्र हैं, उनकी व्यथा कथा को, उनके ईगो को, उनका जो महत्व था या उनकी मजबूरियाँ थीं, उनके कैरेक्टर को या किस तरीके से उस समय का समाज, उस समय की स्त्री को देख रहा था, अलग-अलग पहलुओं को आपने बहुत ही गहराई और बहुत ही अलग तरीके से उनका विश्लेषण किया और हम समझ सके आपके द्वारा। आपका मैं बहुत धन्यवाद करूँगी इस रचनात्मक चर्चा के लिए और हमसे जुड़ने के लिए। शुक शुक्रिया और मैं भी आभारी हूँ कि रेणु के साथ थोड़ा वक़्त बिताने का, रेणु के बारे में बात करने का मौका मुझे यहाँ मिला। शुक्रिया। इसके साथ ही मैं आप लोगों से भी विदा लेना चाहूँगी, आप जो हमारे दर्शकगण हैं मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी चर्चा अच्छी लगी होगी। आप हमारी जो बातचीत रही है इसके ऊपर जो नीचे कमेंट बॉक्स है उसमें कमेंट करके हमें बता सकते हैं कि कैसा लगा आपको। अपने सुझाव दे सकते हैं और समालोचना आपकी सलाखों पर है। तो फिलहाल हमारी बातचीत यहीं पर रुकती है। हमें बताइए हमें हमारी बातचीत आपको कैसी लगी और आपसे फिर होगी कभी न कभी मुलाकात, फिर होगी बात। तब तक के लिए गुनगुनाते रहिए ज़िंदगी की रचनात्मक धुनों पर। बाय-बाय।